लक्ष्मण जी, जी अब जो इतनी देर से जो बात चर्चा हो रही थी उसमें एक बात कि ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले बन गए 9वीं बार, लेकिन वो मोहरा है। जिस तरह से बयान आज तेजस्वी यादव, माफ करें, केसी त्यागी ने दिए, वो बयान का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। वो बयान इस बात की तस्दीक करता है कि अब लगातार नीतीश कुमार के दल की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को टारगेट किया जाएगा, ये साबित करने के लिए लोगों की, जनता की नजर में कि ये लोग सब सत्ता के लोलुप लोग हैं, आपस में लड़ने वाले लोग हैं, ताकि किसी तरह की उसकी संभावना को हम ऐसे रोक सके, चुनौती अभी को रोक चूंकि सके। अजीत दा अभी जयंत भाई का भी शेर सुन रहा था, उसके पहले सुरेंद्र जी चूंकि माहिर हैं इस जैन सब जी में लगता है फिर कुछ लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने कल वाली बातचीत में ही वसीम बरेलवी का वो शेर बोला था, फिर से दोहरा रहा हूं कि उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। उधर का हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल सटीक बैठता है नीतीश जी के ऊपर। कबीर साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, चूंकि आप मिट्टी का प्रसंग अभी आया था, उन्होंने बहुत तिनके पर बात लिखी है कि तिनका कबहू न निंदिए जो पावंतर होए, और कबहू उड़ी आंखिन पड़े और पीर घनेरी होए। तो भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसे मोड़ आते रहे हैं, लेकिन इतनी कम बार चुनाव जीतकर इतनी ज्यादा बार शपथ लेने की क्रेडिट नीतीश कुमार जी को जाती है। आपके सवाल से ही ने जोड़े चुनाव जीतकर भी और नंबर में कम होकर, चुनाव नंबर में जीतना कम अलग हो। बात है, अब 243 में 43 जीत रहे हैं भाई, और उसके बाद हाँ, भी आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चाहे आरजेडी के सौजन से बने चाहे बीजेपी के सौजन से बने, और 5 साल में, 5 साल अभी हुआ भी नहीं, 25 में होगा, 4 ही साल में आप 3 बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने वाले भी पहले मुख्यमंत्री होंगे, कि पहले बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, फिर 16-17 महीने बाद फिर बीजेपी के साथ। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। आप अपनी बात पूरी बिल्कुल करें। ठीक बात है। पहले ऐसे अपवाद एक दो बार हुआ करते थे, कोई निर्दलीय विधायक किसी राज्य में मुख्यमंत्री बन जाया करते थे, कोई ऐसे पहले भी एक दो बार हुआ कि तीसरे नंबर की पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बन जाए। वो तो मधु लेकिन कोड़ा का एग्जाम्पल है, वन मैन शो। वन मैन शो। लेकिन ये तो दिलचस्प है कि बिहार की राजनीति में नीतीश जी जो एक जमाने में इतने बड़े नेता बन गए थे, आज वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गए हैं, फिर भी मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। लेकिन आपके सवाल में जो गंभीर पक्ष है, निश्चित रूप से मैं यही बात समझ रहा हूं कि राज्यसभा में खड़े होकर एक नेता ने कहा कि एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। अपने पिछले 30 से 40 साल के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि मंदिर बनने के बाद अब की बार 400 पार। ये सारे नारे किस पर थे कि एक अकेला व्यक्ति अब इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि न अब उसे किसी साथी की जरूरत है। सारे इंडी अलायंस करके अपमानित करना, घमंडिया अलायंस करके अपमानित करना, लेकिन उन्हें पता था कि ये जो अलायंस बन रहा है या एकजुटता हो रही है, ये उनके सबसे कोर एजेंडे को भी अकेले चुनाव जीतने पर पूरी नहीं बन रही है। वरना कोई और वजह, अब वो सीडी बात कर रहे हैं, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मूल बात तो मैं उस नेता की कर रहा हूं जिसे नीतीश कुमार को भी साथ लाना पड़ा है। बिहार के वो नेता है, वो पगड़ी पिछली बार हम लोग जिक्र कर रहे थे कि पगड़ी तब खोलेंगे जब मुरेठा वाले, मुरेठा वाले मुरेठा लाना ही वाले नहीं पड़ा है, बगल में बिठाएंगे, बगलगीर होंगे डिप्टी सीएम बन के, डिप्टी सीएम बनेंगे और वो मुरेठा बांधे रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुलेगा नहीं अभी, क्योंकि नीतीश जी तो मुख्यमंत्री भी हैं। मुझे लग रहा है कि भारतीय राजनीति का यह जो स्तर गिर रहा है, यह उस राजनीति की तरफ ले जा रहा है कि अब न कोई मूल्य बचा है, न कोई नैतिकता। लेकिन अच्छा ये है कि इसी वक्त एक परख भी हो रही है, जो अपने उसूलों पर, मूल्यों पर टिके हैं। भले ही वो थोड़े से लोग बचें, लेकिन अच्छा है कि सबका एक फिल्टर, एक इम्तिहान हो जा रहा है। अब उतने ही लोग बचे जो वाकई लड़ सकते हैं। नीतीश जी आज नहीं गए, कल चले जाते, ये भी एक मुश्किल थी। अगर उनके दिल में इस तरह की हिचक या डर या जो भी दबाव था, कल जाते या बीच गठबंधन या बीच चुनाव में जाते तो भी मुश्किल होती। तो एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा पहलू, दूसरा एंगल मैं इस पूरी बातचीत का देखता हूं, बिहार सरकार ने पिछले 1 डेढ़ साल में
पूरे देश की राजनीति के एजेंडे को शिफ्ट किया था। अब तक ये हो रहा था कि बीजेपी हावी थी, जो एजेंडा वो सेट करती थी उसी के इर्द गिर्द बात होती थी। बिहार में जब से ये गठबंधन की सरकार बनी, चाहे 1 साल में इतनी नौकरी देना हो या सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना का मुद्दा हो, उसने नैरेटिव चेंज किया था, विमर्श बदला था। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, वो लगातार इस मुद्दे को हर चुनाव में बोलना शुरू कर गए थे। ये वो जगह थी जहां बीजेपी नहीं लड़ सकती थी। उसने सब कुछ करके उस विमर्श को ध्वस्त करने की कोशिश की है। अब नीतीश कुमार को अपने खेमे में ले लिया है, तो नीतीश कुमार को वो पूरे देश में घुमाएंगे ये कहते हुए कि एक तो ये इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, ये हमारी तरफ आ गए, और दूसरी तरफ वो जाति जनगणना जैसे एक बड़े मुद्दे पर, क्योंकि धर्म के सामने एक बड़ा मुद्दा बन रहा था। अमित शाह जाकर बिहार में क्रेडिट ले रहे थे कि भाई हमारी सरकार थी तो हमने जाति जनगणना करवाई। ये अलग बात है कि बिहार, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, उस पर बात ही नहीं होती, कई राज्यों पर सरकार है। अब इन दोनों चीजों से उन्होंने ये साध लिया है कि उन्होंने एजेंडा भी कमजोर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं जाते जाते ये बात जरूर कहूंगा कि थोड़ी आलोचना उन्होंने कांग्रेस पार्टी की। ये तो एक बहाना है, मतलब सब जानते हैं, अगर आपको तो यही हम कांग्रेस, लिख रहे हैं कि बहाना है। हाँ, कोई 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 दिक्कत होती तो आप बैठकर बात करते, आप चुप हो गए, इसका मतलब कि आपके मन में प्लान बी था, या अब आप लड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। गांव, हमारे यहाँ शादी में फूफा लोग आते हैं ना, तो वो नाराजगी पहले से लेके आते हैं, फिर पूछते हैं कि किस बात पर नाराज हो। नीतीश कुमार वैसे बन गए हैं, उन्होंने एक बहाना दिया। अच्छा ये होता कि जिस अलायंस को आप शुरू कर रहे थे उसमें कोई कमी होती तो आप बैठते, आप बात करते, आप लोगों को जोड़ते। ये कौन सी चीज है कि जिस फसल को आप लगाना चाह रहे हो तो उसमें आग लगा कर जा रहे हैं? इसका मतलब कि राजनीति में बिल्कुल क्लियर नहीं था। अब वो थोड़े से लोग बचे, और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की जनता इस बात को समझेगी, और इस बात को कितनी दूर तक वो सहेगी। तेजस्वी यादव जब से सरकार में आए, अभी तो ट्विटर पर चलने लगा वो बयान ना, कि नीतीश कुमार ये कहते थे कि पैसा कहां से लाएंगे, कुछ भी बोल देते हैं, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 5 लाख तो दे दिया। अब नीतीश कुमार के सामने वो जाते जाते एक मौका था, आखिरी मौका था। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था, देश में संविधान, लोकतंत्र, उन सब का निर्णय होना इस चुनाव में। आखिरी में जाते जाते वो अपनी छवि बचा सकते थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी छवि ध्वस्त कर दी। अब लड़ाई सामने से होगी, चाहे जितनी भी सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, संविधान को बचाने वाली पार्टियां हैं, लोग हैं, जनता है, जन आंदोलन है, वो सब एकजुट होकर के इस चुनाव को क्लियर लड़ेंगे। मुझे लगता है इसकी भी एक दिशा खुली है। जी चलिए, ये तो अब 2.5 महीने में क्या कुछ होगा, तस्वीर बार बार बदलेगी, क्या होगी, एक बड़ी तस्वीर तो बदल गई, और एक संभावना जो बिहार में थी उस पर लगता है कि एक ग्रहण लगा है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आऊंगा फिर से एक राउंड आप लोगों के पास भी, और ये भी आग्रह करूंगा कि बातचीत लंबी होती है, अगर किसी को बहुत अर्जेंसी हो, हालांकि मैं चाहूंगा सब लोग रहें, तो बीच में एग्जिट कर सकते हैं, इस धर्म संकट में ना रहें कि अब मैं जाऊं क्या करूं। तो सुरेंद्र राजपूत, आपके पास सबसे बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस के लिए है। केसी त्यागी ने जो कुछ कहा उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माने या ना माने, कि कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का सवाल है। कांग्रेस के 2 इलेक्शन, 2014 44 सीटें, 2019 52 सीटें, अभी जिन राज्यों में सरकारें थी वो सरकारें भी चली गई, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान। अब इसके बाद आप कह सकते हैं कि तेलंगाना में तो मिल गया, तो है भी, कह सकते हैं हिमाचल में मिल गया, लेकिन ये पहले कह रहा हूं। लेकिन चुनौती लोकसभा की बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए है। गठबंधन जब मई में उसकी बुनियाद पड़ी, पहली और दूसरी बैठक तक बहुत लग रहा था कि बहुत बड़ी चीज, बहुत जल्दी कुछ होने वाली है, वो शेप अभी तक नहीं लिया सीट शेयरिंग के हिसाब से। तो आपके लिए क्या चुनौती है? खाली मोदी को कोसने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने तो प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी, एक माहौल भी बना रहे। आपके लिए क्या चुनौती है और उसके लिए क्या प्लान है? सबके लिए प्लान बी होता है, नीतीश कुमार प्लान बी पर थे, चले गए। 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं अजीत जी। मैंने कहा ना कि आप जैसे जब इनलाइटेंड लोग, भाऊ जैसे या यूसुफ भाई जैसे इनलाइटेंड लोग कोई बात कहते हैं तो हम उसको धर्म के रूप में लेते हैं, उसकी मीमांसा जो है हम धनात्मक रूप से करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्लान तो बट नेचुरल है। अगर प्लान हमारे पास नहीं होता तो नीतीश कुमार संयोजक होते, और आज की डेट में अगर संयोजक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से जाते तो क्या बात होती, वो भी आपके सामने है। तो 2-1 बातें बड़ी साफ साफ कहता हूं। वो एक वसीम बरेलवी साहब को याद दिला दिया इन्होंने, हमारे मित्र लक्ष्मण भाई ने।
उन्होंने एक जगह पे लिखा था कि दिए का कद घटाना हो तो रातें बड़ी करना, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना, और बड़े शहर में रहने को नहीं आता, और बड़े शहर में रहना हो तो बातें बड़ी करना। तो ये जितने वाह वाह। बटबोले लोग थे ना, बतगोले लोग जितने थे, ये सब चले गए हैं एनडीए में। अब काम करने वाले लोग बचे हैं। आप देखिए काम को, आप एक एक जगह पर आप देखिए, जाति जनगणना तेजस्वी यादव। आप इस चीज को देखिए कि जिस समय कोरोना काल था, सबसे बढ़िया काम अगर हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने किया तो अशोक गहलोत या उद्धव ठाकरे ने किया। इसको दुनिया ने सराहा। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, दुनिया ने सराहा कि उद्धव ठाकरे जी को भी दुनिया ने, और अशोक गहलोत जी का भी पूरी दुनिया ने सराहा। जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी हो तो कांग्रेस ने की। हम लोग छोटे छोटी बातें जरूर करते हैं, बातें बड़ी नहीं करते, लेकिन आज की डेट में हम तो एक प्रत्यक्ष कारणों के साथ में, प्रत्यक्ष अपनी बातों के साथ में, पिछले 70 साल के अपने गौरवशाली इतिहास के बाद साथ में जहां हमने काम किए, चाहे हमने 1760 करोड़ के बजट को बनाया हो 44 लाख करोड़ का बजट, चाहे हमने उसी 1760 करोड़ के बजट से सैन्य उपकरण न खरीद करके भाखड़ा नंगल बनाया हो, हरित क्रांति की हो, दुग्ध क्रांति की हो, किया हो, कोऑपरेटिव बैंक बनाए हो, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए हो, परमाणु संपन्न राष्ट्र किया हो, चाहे आरटीआई किया हो, चाहे पंचायती राज दिया हो, चाहे हमने डिजिटलाइजेशन राजीव गांधी जी के समय में किया हो, या राइट टू फूड, राइट टू, अब 22 पढ़ने का मैनिफेस्टो मत बताइए, अब आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम अपने प्रत्यक्ष कामों के साथ में, जैसे तेजस्वी जी ने 5 लाख की नौकरियां दी हो, ये सारी चीजों के साथ में हमारे पास जनता के सामने जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो लोग साजिशें रच रहे हैं, ये बात सच है। वो उनकी साजिशों में मेन स्ट्रीम का मीडिया ट्रैप हो रहा है, मेन स्ट्रीम का मीडिया उनकी साजिशों को हवा दे रहा है। हमें तो कहते हैं ना कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, और ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आज की डेट में ये आप लोगों वाला जो मीडिया है, इसको आप जो भी कहते रहो, जो भी नाम, लेकिन मेरे और हमारे ऊपर तो इस मीडिया का इस वक्त एहसान है कि कम से कम सच्ची बात कहने का भी मौका दे रहा है और सच्ची बात जनता को पहुंचाने का भी मौका दे रहा है। तो हम तो इन बातों के सहारे आपके साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में रख रहे हैं कि वो लोग छीन रहे हैं, हम आपको जाति जनगणना दे रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम, वो लोग नीतीश कुमार को छीन करके अग्निवीर दे रहे हैं आपको, हम अग्निवीर को छीन करके आपको रेगुलर नौकरी देना चाहते हैं। वो लोग आपको सिलेंडर 1200 रुपए का देना चाहते हैं, लोग आपको 500 रुपए का सिलेंडर देना चाहते हैं। वो लोग चीन की सीमा पर 20 सैनिकों के हत्यारे के साथ हाथ मिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। हम लोग लड़ करके जीते या हारे, लेकिन आंख से आंख मिलाकर के दुश्मन को नेस्त करना चाहते हैं। तो आपको फैसला जनता करना है कि आपके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। हाँ, एक मैं और है, एक अप्रिय सवाल बीच में कर रहा हूँ। ये सारी बातें, हालांकि चीन का जिक्र आएगा तो अक्साई चीन और वो नेहरू के काल की बात बीजेपी वो भी जवाब दे दूंगा। बाकी मुद्दे पर ये सारी बातें तो राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी तो भाषण देते रहे। जातिगत जनगणना पे राहुल गांधी के भाषण एमपी में होते रहे, जनता ने खारिज कर दिया। तो जनता के दिमाग में अगर हिंदुत्व का और अब उसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का एक एडिशनल लग गया, अगर उसका ऐसा माहौल बना दिया गया है, उससे उसकी काट के लिए ये सारी चीजें पता नहीं कितनी कारगर होगी। भाई बहुत सारी बातें 2019 में भी बोली गई और विधानसभा चुनाव में बोली गई। मैं जवाब देता हूं सर। आपको कहते हैं ना कि जब बुआ के मूंछ होती है तभी तो उसको चाचा कहेंगे ना। मैं तो आपसे कहता हूं कि आज के डेट में पूरे आप चुनाव उठाइए, जहां हम सत्ता में आए वहां पर भी हमें वोट मिले, वहां भाजपा को भी वोट मिले। जहां हम सत्ता में नहीं आए, मध्य प्रदेश से वहां पर भी तो 42% हमको वोट मिले ना। ऐसा तो है नहीं कि 42% जनता क्या नाम जागरूक नहीं है। जिन लोगों को जिस पर वोट देना था उन लोगों, हम अपनी बात तो कहते रहेंगे। आज 42% ने वोट दिया है, कल 52% वोट देगी। 10% तो हमको बढ़ाना है। आप मेरी बात को समझिए। दूसरी तरफ वो जनता है जिस जनता के पास ओपीएस हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे क्या नाम महंगाई हो, चाहे चीन की समस्या हो, जैसे आपने अक्साई चीन वाली, तो कहते हैं हम लोग हारे। लेकिन उस समय भारत कमजोर था सैन्य रूप से, क्योंकि हमें भारत को बनाना था। हम उस समय रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे थे। आज की डेट में जब सक्षम और सशक्त भारत दिया, जब हमने सक्षम और सशक्त भारत दिया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री के कार्य
काल में चीन हमारी 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर क्या नाम जमीन ले जाए, तो ये डूब मरने वाली बात है। तभी प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि नहीं साहब मैं तो चाय पिला रहा हूं, कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा बॉर्डर टेंस है, उन्होंने हमारी कुछ जमीनें रखी हुई हैं। तो मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, जब हम हारे हमने मान लिया, लेकिन ये लोग तो जब हारे तब भी नहीं मान रहे हैं। इसीलिए जनता के बीच में अगर ये राम मंदिर से या फलानी चीजों से प्राण प्रतिष्ठा इतने सक्षम है अपने काम से और अपने क्या नाम ये सारी चीजों से, तो क्यों नीतीश कुमार को क्या नाम पोच कर रहे हैं? ये आखिर में वाजिब सवाल है। अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। जैन जिज्ञासु कुछ है, कुछ लिख रहे थे फिर आप? नहीं, मैं एक बात कह रहा था कि अच्छा बीच में ये देखिए लिस्ट हमने लगा दी हमारे सहयोगियों ने कि कब कब नीतीश कुमार ने शपथ ली है। ये रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने बना लिया है, पाला बदलने का, पलटी मारने का, जो भी कहे। चलिए जैन जिज्ञासु जी, मैं ये कह रहा था कि केसी त्यागी जी ने और खुद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा था। गठबंधन में शामिल जो भी घटक दल होते हैं, ये ठीक बात है कि मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद काम करेगा, लेकिन आप इतने नाइव तो नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसी भी पार्टी के होते हैं, वो आपसे अगर वार्तालाप करें, संवाद करें, उसको अगर आप हस्तक्षेप कहेंगे, तो ये बहुत ही विचित्र और अजीबोगरीब किस्म की समझदारी है। कोई हस्तक्षेप लालू प्रसाद जी का नहीं था। जीरो इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस उनका होता था। सब तेजस्वी जी फैसले लेते थे। तो इसलिए मैं तो हैरान था इन बातों पर। दूसरा बहाना बनाया गया उधर जाने का कि भाई सीट शेयरिंग और तमाम चीजें। फिर मैं शेर का ही सहारा लूंगा कि जाती है तो चली जाए मैखाने की रौनक, कम ज़र्फों के हाथों में तो सागर न मिलेगा। भारत को लीड करना है तो उसके लिए एक इंटेग्रिटी वाला लीडर चाहिए। कितने मुश्किल से कितने लोग इस देश में प्रधानमंत्री हुए हैं भाई। दूसरा, ये कलीम आजिज इसी बिहार के थे, इंटरनेशनल रिपोर्ट के शायर थे। उनके दो शेर कि मैं में कोई खामी न सागर में कोई खोट, मैं में कोई खामी न सागर में कोई खोट, पीना जरा आए है तो छलकाए चलो हो, रखना है कहीं पांव तो रखो कहीं पांव, चलना जरा आए है तो इतराए चलो हो। अरे रखना पांव यही था, यही आपको ठीक करना था चीजें, अगर आपके मन मुताबिक नहीं भी हो रही थी तो। दूसरी बात मुझे कहनी थी कि ये कह रहे थे कि हम तो अब नहीं चल पा रहा था, अब लगातार परेशानी बढ़ रही थी। तो उसी चंचल चित्त पर, हालांकि ये अच्छे कोनोटेशन के साथ है, मुनीर नियाजी का शेर कि आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो ये जो आप उकता जाते हैं, इसमें किसी शहर का दोष नहीं है। बार बार जगह परिवर्तन ठीक नहीं है। और हम मानते हैं कि भारतीय राजनीति में शरद जी एक बार कह रहे थे कि आप टिकट कटाएंगे मुरादाबाद का, पहुंच जाएंगे आगरा, और ऐसा मेरे जीवन में कई बार हुआ है। तो जनता दल यूनाइटेड के स्थापना के समय से, जब समता पार्टी और रामकृष्ण हेगड़े जी की पार्टी का मर्जर हो गया, एक बार तो ये लोग एक ही चुनाव चिन्ह पर लड़े थे 99, फिर 2000 में अलग अलग चुनाव चिन्ह पर लड़े और कई जगह फ्रेंडली फाइट हो गया। आपका इंटरव्यू भी हमने देखा शरद यादव जी के साथ, रामविलास पासवान जी के साथ। तो शरद जी के जाने के बाद 12-13 साल वो जो वहां अध्यक्ष रहे, कोई कहने वाला नेता इनको नहीं रह गया और किसी से कोई डायलॉग की ये आवश्यकता भी नहीं समझने लगे। 17 में भी ये गए थे और खुद शरद जी ने मुझे बताया कि पूरे हाव भाव से ऐसा लगने लगा कि बोला कि नहीं अब तो चलना मुश्किल है, अब कैसे करें लालू जी का ये वो। उन्होंने कहा तुमको तो पहले भी हमने कहा था, 13 में भी करे रुको, राजनाथ भाई ने कहा है कि आप लोग रुकिएगा तो स्पष्ट बहुमत आएगा नहीं तो आप ही लोग कह दीजिएगा कि भाई या सब मिलके तो जो चेहरा है वो बदल जाएगा अगर एनडीए की सरकार होगी तो। लेकिन आप लोग जाइए मत, तो तुम तो उस समय रुके नहीं, अब तुम कह रहे हो कि उन पर मुकदमे हैं, तो तुमको पहले नहीं ये पता था। तो ये बहानाबाजी क्या जनता में बोलोगे? तो इनका जवाब सुनिए, अरे जनता का शॉर्ट टर्म मेमोरी ये सब भूल जाएगा, आप ये सब की चिंता नहीं कीजिए। शरद जी ने मना किया था और जब शरद जी को इनको फिर पाला बदलना था 17 में, तो 6 महीना पहले ही उनको कहा या तो राज्यसभा में जाइए या तो अध्यक्ष रहिए। उस समय ही खटका हुआ कि जाएंगे। फिर जब ललन जी को इस बार बदला
तब भी ये लगा तभी लग कि गया। अध्यक्ष बदलने का मतलब होता है कि ये जाएंगे। आखिर में जी। मैं बस गांधी जी को कोट करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि दुनिया की तमाम अदालतें एक तरफ, लेकिन एक अदालत आत्मा की अदालत भी होती है। जब अंग्रेजों ने कहा कि नियम ये है, नियम तोड़ रहे हैं, बोला मैं नियम क्या तोड़ रहा हूं, ये जो आत्मा का कुछ नियम कायदा है उसको मैं सुन रहा हूं, ब्रिटानी हुकूमत के नियम कायदे से मुझे मतलब नहीं है। तो ये सबके पास अंतरात्मा आत्मा जो होती है, जगाने की एक बात मिनट करते हैं, सही, तो सबके मैं पास चाहता आत्मा हूं कि इनका होती है, बार बार ना जाए। सबके पास आत्मा होती है, हम चारों के पास आत्मा है। नीतीश जी के पास अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। पिछली बार भी उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी, जब गए आपके साथ आए तब भी अंतरात्मा की आवाज सुनी, अभी अभी अंतरात्मा की आवाज सुनी। यूसुफ अंसारी, उसके बाद अशोक जी आपसे क्लोजिंग करेंगे। यूसुफ जमीर अंसारी। जिंदा है उनका, हाँ, जमीर जिंदा है, सही बात है। हमने कल इसीलिए तो कहा बार था, बार हमने तो कल कहा था कि नीतीश कुमार के जिस्म में बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। यूसुफ अंसारी, चुनौती अब इंडिया गठबंधन की, आगे यहां से क्या शुरू होती है? देखिए, इंडिया गठबंधन की तो हम बात कर ही रहे हैं, चुनौती उसके सामने बहुत बड़ी है। इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत कांग्रेस को दिखानी होगी, और मेरा शुरू से मानना यह है कि कांग्रेस जब तक उन राज्यों में बीजेपी को नहीं हराएगी जहां उसकी डायरेक्ट फाइट बीजेपी से है, तब तक वो उसके साथ दूसरे विपक्षी दल मजबूती से खड़े नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन में जो भगदड़ मची है उसकी मेन वजह यह रही है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हार गई। अगर वहां कांग्रेस जीत गई होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये लोग कांग्रेस को इस तरह से गरिया के भाग जाते। तो कांग्रेस की कमजोरी भी है और कांग्रेस की मजबूरी भी है कि कांग्रेस जिन राज्यों में बीजेपी से डायरेक्ट फाइट है वहां डिलीवर नहीं कर पा रही है। बिहार में जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस अपना पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई, और उस पर यह आरोप लगे कि भाई हमारी महागठबंधन की सरकार कांग्रेस की कमजोरी की वजह से नहीं बन पाई। ये बात कांग्रेस के बड़े नेता आपसी बातचीत में मानते भी हैं कि हाँ, बिहार में हमसे गोफअप हुआ, हम पिछली बार 2015 में जो 27 सीटें जीती थी उसकी जगह से हम कम सीटें जीत पाए, 27 नहीं शायद ज्यादा सीटें जीती थी। तो ये एक वजह रही है। कब की तो बात जब करें? तक 2010 2015 में कांग्रेस ने 27 मेरे ख्याल से, सही कह रहे आप, 27 हाँ, हाँ। 27 तो इस बार कांग्रेस 19 सीटें से जीत पाई, तो 7 सीटें वहां कमी रह गए। तो वो अगर कमी नहीं होती तो महागठबंधन की सरकार बन जाती, नीतीश कुमार के आने की जरूरत नहीं थी। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद ये माना गया कि भाई कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनी कांग्रेस की, उसका भी एक रीजन, मतलब एक फायदा कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस के पास उसका बैकअप प्लान नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के से जो जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, उस जन समर्थन को वो वोटों में कैसे तब्दील करे, उसका मैकेनिज्म कांग्रेस इवॉल्व नहीं कर पाई है। और उसके साथ उसका जो बैकअप होना चाहिए, जो जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी तैयारी नहीं। देखिए अजीत भाई, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। किसी भी पार्टी में